जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहते हैं। यह दिल्ली में स्थित है। देखिए ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या मायने, इस विषय पर हम लोग आज विशेष तरीके से बात करेंगे। और वर्तमान में जो इनकी फैसला आया है ना, एक बेहद ही और एक बहुत सुंदर फैसला आया है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, गौर करेंगे कि क्या क्या फैसला है और इनकी फैसला क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1937 में ही 1 अक्टूबर 1937 को ही हो गया था। लेकिन ये उस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था। जब हमारा भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ तो हमारा भारत का अपना एक न्यायालय हुआ, जिसका हम लोगों ने नाम रखा उच्चतम न्यायालय, जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसका गठन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। अब जब इसकी गठन हुआ तो फिर देखिए, इसकी गठन हुआ तो इसकी फैसला पूरे देश में आने लगी कि इनके क्या कार्य है, कैसे कार्य करेंगे, क्या किसका फैसला होगा। तो याद रखिए कि इस विषय पर हम लोग लगातार बात करेंगे और इसका विषय में पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 124 में इसका गठन किया गया, 124 में कि ये भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, जो भारत के सभी मामलों पर ये न्याय करेगा। इसे हम लोग न्याय व्यवस्था भी, न्यायपालिका के अंतर्गत इसको देखते हैं। तो देखिए भारत में अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय का अहम योगदान है। जब भी सरकार कोई गलत कार्य करती है ना, तो उच्चतम न्यायालय इसको रोकने का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय के कार्य भी बेहतर तरीके से होते हैं। अब हम लोग आज इस पर बात करें कि अनुच्छेद 124 कहता है कि एक न्यायालय होगा जिस पर फैसले होंगे। 125 कहता है कि इसके वेतन भत्ते होंगे और उनको फैसिलिटियाँ क्या क्या मिलती है जज को, ये देखेंगे। स्थित नई दिल्ली में देखिए इसके क्या है, हमारे उच्चतम न्यायालय हैं और सारे फैसले उन्हीं पर होता है। पद देखिए, वर्तमान में पद इसका बढ़ा दिया गया है और 33 पद है न्यायाधीशों का और एक है मुख्य न्यायाधीश का पद। तो टोटल हमारे अभी जज जो उच्चतम न्यायालय में बैठते हैं उनकी संख्या कितनी है, 34 है मुख्य जज के साथ। अभी वर्तमान में हमारे वर्तमान न्यायाधीश है नुतलपाटी वेंकट रमन। ये जो वर्तमान में है ये एक महत्वपूर्ण यानी विशेष पद पर हैं, जो सबसे ऊपर पद, जो हम लोग 33 की बात कर रहे हैं ना, वहाँ से एक प्लस। तो जो मेन जो होते हैं ना, इसको हम लोग एक में लेते हैं और बाकी अन्य जो 33 है ना, इनको हम लोग लेते हैं कि उनके अन्य सहायक हैं, समझ लीजिएगा। और इसकी देखिए, इसकी चुनाव कैसे होती है, तो इसकी चुनाव होती है कॉलेजियम के, भारत सरकार कॉलेजियम के आधार पर। अगर आपकी उम्र उस आधार पर सबसे अधिक उम्र के आपको वहाँ पे जज करते आ रहे हैं ना, 33 जो है ना, ये 33 में से में जिस भी जज का सबसे अधिक उम्र उस कार्यकाल में होगा तो उन्हीं को वहाँ का चुना जाएगा मुख्य न्यायाधीश। चलिए हम लोग देखिए अब यह फैसला क्या होती है। देखिए अगर कोई भी, हाँ देखिए, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय राज्यों के लिए है। जब कोई भी फैसला केंद्र के भी और राज्यों के बीच होगा, कोई सीमा विवाद का बीच का होगा या केंद्र सरकार से संबंधित कोई विषय पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का स्तर पर होगा, तो ये फैसला सुनाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग चुनौती दे सकते हैं। मान लिया जाए कोई फैसला, अगर हमारे उच्च न्यायालय ने कोई गलत फैसला सुना दिया, अगर हम उच्च न्यायालय की बात पर विचार नहीं करते हैं और हम कहाँ पर चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर, तो यहाँ पर भी एक फैसला होता है। वर्तमान में एक फैसला आया है कि मद्रास हाई कोर्ट का, जो कि एक बेटी का अधिकार, देखिए हम बेटी के अधिकार की बात करते हैं तो वर्तमान में तो हमारे भारत सरकार हिंदू एक्ट के तहत लड़कों को और लड़कियों को बराबर हिस्सेदारी के दिया है। वर्तमान में 1956 के आधार पर हम लोग इस पर विषय बात करेंगे। देखिए पहले 1956 से पहले भारतीय का जो नारी है ना, लड़कियों को पढ़ने का ये छूट नहीं था, स्कूल जाने का छूट नहीं था, उनको कोई राजनीति अधिकार नहीं दिया गया था, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, इनको एक घरेलू मतलब ऐसा शोषण में रखा गया था। लेकिन 1948 में जैसे ही इस गठन ये भारत आज़ाद होता है तो 1948 में इसकी गठन होता है और इस पर एक कानून बनता है जिस पर हिंदुओं को बहुत आपत्ति होती है, जिसमें कि बराबर के अधिकार, जैसे अभी जो है ना, तो एक मामला आया कि
उच्चतम न्यायालय में एक मामला है वर्तमान में, एक घटना है मद्रास हाई कोर्ट का, कि वहाँ पर एक लड़की है जिसके चचा, जिसके पिता जिसके पिता थे, उनके भाइयों ने उनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे, तो इन्होंने एक फैसला दिया। देखिए इस फैसला का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लिया जाए कि ये 4 भाई हैं, 4 भाइयों में एक भाई का केवल एक बेटी है ना, और उसके 3 भाई हैं, भतीजा है, तो वे लोग जो है ना, इस लड़की को वे लोग ये अधिकार नहीं देना चाह रहे थे। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया कि ये अधिकार उसके वंश बढ़ाने के लिए होगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आता है ना, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि लड़की वंश बढ़ाने का भी काम करेगी, और लड़की का अधिकार है कि वो उसका पिता का सारा संपत्ति का अधिकार होगा। 1956 के पहले बाद की बात कर रहा हूँ, 1956 के बाद जितने लोग भी हैं वो, या फिर उसमें वो बॉन्ड पेपर बनाया हो, वसीयतनामा हुआ हो या नहीं हुआ हो, इस पर कोई बहस नहीं होगी। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यदि उसके भाइयों पहले देखिए उत्तराधिकारी के आधार पर भी देखा जाता था। उत्तराधिकारी के आधार पर क्या देखा जाता था कि जैसे कि मान लिया जाए कि 4 भाई हैं और उनमें से एक भाई का केवल एक बेटी है और सभी भाई के बेटे हैं, तो उनको उत्तराधिकारी के आधार पर, वंश बढ़ाने के आधार पर भाई के बेटों को अधिकार दिया जाता था उसका संपत्ति पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दी, और रोक लगा करके ये अधिकार दिया गया कि यदि उस बाप का एक बेटी है, इकलौता बेटी है, तो वो वंश बढ़ा सकती है। दूसरा कि उसके पिता का जितने संपत्ति होगा वो उसका होगा, ना कि उसके भाइयों का। ये फैसला आया है वर्तमान में, ये लड़कियों के लिए बेहतर है। और यही उच्चतम न्यायालय और हमारे भारतीय हिंदू एक्ट के तहत, भारतीय हिंदू विवाह एक्ट के तहत वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि क्या होती है ना, कि अब तो भारत सरकार ने एक, उच्चतम न्यायालय ने एक कानून बना दिया कि अब अगर आपके 4 भाई और एक बहन है तो उस बहन को भी वो हिस्सेदारी देना होगा। अगर हम भी अगर अपने आधार पर देखें, मान लीजिए वो बहन ना होकर के वो भाई भी अगर होता तो हमको देना पड़ता, उसको 5 हिस्सेदारी में बांटना पड़ता। तो ये उच्चतम न्यायालय के बहुत बेहतर ही परिणाम लेकर के आया है, बहुत बेहतर फैसला है कि कोई भी हो, मान लिया जाए उसके 2 भाई हैं, एक भाई का कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है या फिर बेटियां हैं, तो उसके सारे संपत्ति का मालिकाना हक उसका बेटी होगा। ये भी उच्चतम न्यायालय का बहुत बेहतर ही कहा जा सकता है ये फैसला आया है, क्योंकि उसका पिता जो संपत्ति छोड़ करके जाएगा उसका बेटी को ही होगा, इसलिए ये बहुत बेहतर कहा जा सकता है। देखिए, और ये हमारे हिंदू विवाह एक्ट के तहत बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें अगर हम नारी की अगर तुलना करें, अगर नारी ना रहे तो फिर हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मजहब हमारा पीछे छूट जाएगा, एक जाति हमारा पीछे छूट जाएगा, तो हम एक अकेले चल करके नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, इसमें हिंदू संगठनों ने बहुत विरोध भी किया, अभी भी विरोध हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी आँच नहीं आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एक बेहतर है लड़कियों को बराबर में लाने के लिए, क्योंकि कहा है कि एक चक्का को अगर हम छोड़ करके एक चक्के से चलने में हमको कठिन होगा। इसलिए जो ये कानून बना है, ये जो पास हुआ, जो फैसला आया है ना, ये स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला आया है। उनको अधिकार दिया गया है, उनको ये संपत्ति का अधिकार दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतर है। चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे कि अब इससे फायदा क्या होगा। देखिए, फायदा ये होगा ना कि पिता अपने संपत्ति का हिस्सेदार अपने बच्ची पर बना सकता है, उसको वंश बढ़ाने का सारा अधिकार कर सकती है। तो इसमें अब एक क्लियर हो गया, इसमें दुविधा वाली बात नहीं होती थी। पहले होता था कि यदि उसके बेटे नहीं है, किसी मान लिया जाए 4 भाई है, एक भाई का बेटा नहीं है, केवल बेटी है, तो ये तीनों भाई इसके सारे संपत्ति में बंटवारा कर लेते थे, बेटी को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया जाता था। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, और जो उसका पिता का अर्जित संपत्ति होगा, अचल संपत्ति होगा, चल संपत्ति होगा, अगर वो वसीयतनामा में ना भी हो, चाहे हो भी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया, उसके संतान, उसके बेटी को ये अधिकार दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इससे क्या होगा कि अब नारी में अपनी हिस्सेदारी भाइयों के बीच में रख सकते हैं। अब इस पर एक और एक बात आती है कि मान लिया जाए एक
फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि अगर एक पिता है और उसके 4 बेटे हैं और एक बेटी है तो हिस्सेदारी 5 हिस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी का भी हिस्सा उसके मायके पर होना उसके अधिकार में आता है। तो कुल मिलाकर के अब लड़का और लड़की में 9 अंतर, मतलब अंतर नहीं देखा जा सकता। संपत्ति की बंटवारा के माध्यम से अगर देखा जाए तो लड़कियों को भी ये हक होगा। अब देखिए इस ये कानून लागू किस पर होगा? ये कानून लागू होगा 1956 के बाद के। 1956 के पहले ये कानून था कि लड़कियों का जो संपत्ति होती थी वो उसके भाई भतीजा को जाता था, लेकिन 1956 के बाद जितने लोग भी हुआ है वो सारे नियम लागू होंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, इनके संपत्ति का लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होने वाला, उसके सारे संपत्ति का अधिकार उसके बेटियों को मिलेगा। अब देखिए जो ये फैसला आया है ना, ये भारतीय नारियों के लिए विशेष तौर पर आया, लेकिन और साफ साफ अदालत ने कहा है कि ये कानून जो है ना, हिंदू विवाह एक्ट के कानून जो हुआ है संपत्ति वाला, ये सबसे बेहतर है कि हिंदुओं में होगा, सिखों में होगा, जैन में भी होगा, आर्य समाज जितने हिंदू से जुड़े हुए जैनियों में भी होगा, बौद्धों में भी होगा। हाँ, अब इसमें मुस्लिम और यहूदी और ईसाई को छोड़ दिया गया है। और ये एक बेहतर अगर देखा जाए तो स्त्रियों को पटरी पर लाने के लिए समानता के आधार पर भी देखा जाए तो एक बेहतर तरीक़ा से है। लोग ऐसे भी देखिए, अगर समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज में एक उदासी भी छाती करे, हमारे बेटियां भरे बेटा नहीं, हमारा वंश कौन बढ़ाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया ना, इसे अब सुन करके बेटियों का भी दिल ऊंचा हो जाएगा, मन ऊंचा हो जाएगा, उसके पिता का भी मन ऊंचा हो जाएगा और एक अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं और इसमें विवाद वाले झंझट भी दूर हो सकता है। लोग जानेगा रहे उसका बेटी है तो उसका संपत्ति है, सारा कुछ तो वो खाने वाला है, ऐसे में विवाद भी नहीं होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। भारत को नई ऊंचाई पहुंचाने के लिए भारत के नारियों को एक पुरुषों के बराबरी का दर्जा देने का सुप्रीम कोर्ट जो काम किया है ना, ये बहुत ही बेहतर कार्य है, ये सराहनीय योग्य है। भारत में भारतीयों को एक अधिकार दिया गया है। देखिए, भारतीयों को अधिकार दिया गया, जब कोई कार्य होंगे, जब कोई अपराध होंगे तो आप जिला न्यायालय में जा सकते हैं, जिला न्यायालय के बाद आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। वहाँ का जब आपका कोई फैसला आपको पसंद नहीं आता तो आप उच्चतम न्यायालय आ सकते हैं। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय ने कोई भी फैसला को आपको सुना देता है ना, तो उच्चतम न्यायालय के बाद आप किसी भी न्यायालय पर आप नहीं जा सकते हैं। ये अंतिम निर्णय होता है इसका। हाँ, इस पर भी आपको अगर कुछ दिक्कतें हो तो आप अपील डाल सकते हैं उच्चतम न्यायालय पर। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब उच्चतम न्यायालय की फैसला आता है तो भारत का एक कानून बन जाता है, क्योंकि ये भारत का न्यायपालिका है। एक हर अब देखिए ये इस पे कार्य करने वाला, अब हम लोग बात करेंगे चलिए इस पर कि ये होता क्या है, इसके वेतन। अब देखिए पद तो मिल गया, इनके कार्यकाल 1 साल का होगा, ये 65 वर्ष में अपना रिटायरमेंट करेंगे। अब जो यहाँ पे न्यायाधीश होंगे उनको सारे बंगला, कारें, नौकर चाकर सारे व्यवस्थाएं रहते हैं। इनको जो वेतन मिलता है ना वो भविष्य निधि से दिया जाता है और इनका वेतन वर्तमान में मुख्य अन्य न्यायाधीशों का 2,40,000 और मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। अब देखिए ये काम कहाँ, जब 2 राज्यों के बीच सीमा बंटवारा, सीमा विवाद, नदी का पानी, केंद्र सरकार कोई कार्य, अभी देखिए वर्तमान में कौन सा फैसला आया, किसानों ने रोड जाम कर रखा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोड किसी का है नहीं, आप उस आने जाने वालों के लिए, तो यहाँ पर दखल कर सकता है। जहाँ भी अगर किसी सरकार को पब्लिक को लगे कि सरकार गलत निर्णय कर रही है और सरकार सुन नहीं रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस जारी करेगी कि आप जो कर रहे हैं उसका हमको जवाब चाहिए, पब्लिक के लिए बुरा है भला है, सरकार उसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सरकार पर अंकुश लगा सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार से ऊपर काम करती है। ये अब देखिए अयोध्या का विवाद भी आया, तो अब देखिए जब ये कोर्ट से आया तो फिर अब कोई दिक्कतें तो हुआ नहीं।
अयोध्या मंदिर भी बन रहे हैं, बाबरी मस्जिद के भी जगह दे दिया गया। तो ऐसे आधार पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है और इसका फैसला अंतिम होता है। इसके फैसले के विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय पर नहीं जा सकते हैं। ये भारत का अंतिम